नमस्कार, दिल्ली के पंजाबी बाग से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के घर पर आज छापेमारी हुई। मनीष सिसोदिया के घर ये छापेमारी करीब 12 घंटे से ज्यादा चली, जो अब जाकर खत्म हुई है। लगभग 14.5 घंटे मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई ने पूछताछ की और उसके बाद ये लग रहा था कि हो सकता है देरी इस वजह से हो रही है, इतना समय इस वजह से लग गया है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सीबीआई की गाड़ियां मनीष सिसोदिया के घर से एक एक करके निकलती रही और गाड़ियों में मनीष सिसोदिया नहीं थे, जिससे ये कन्फर्म हुआ कि फिलहाल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और आखिरकार लगभग 14.5 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया इसके बाद बाहर आए, इसकी उम्मीद नहीं थी कि मनीष सिसोदिया फिलहाल आज मीडिया से बात करेंगे, लेकिन तुरंत बाद सीबीआई के जाने के तुरंत बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए। उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने बताया कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। सीबीआई का टीम का उन्होंने व्यवहार बताया कि व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीबीआई ने सीज किए हैं। साथ में जो मोबाइल फोन है मनीष सिसोदिया का वो सीज किया गया है और कंप्यूटर सीज किया गया है। अब क्या ये पूछताछ अभी खत्म हो गई है या फिर ये पूछताछ अभी आगे चलेगी? अगर आगे चलेगी तो किस रूप में ये आगे चलेगी और सीबीआई आगे किस तरह से इस मामले में बढ़ेगी, इसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक आज की बात है, ये संभावना थी कि शुक्रवार को ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि केस चल रहा है, पूछताछ हो रही है और आरोपी नंबर 1 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बनाया है, तो तलवार तो मनीष सिसोदिया के ऊपर लटकी हुई है। आगे देखना है कि किस तरह से ये जो केस है सीबीआई इस केस को आगे लेके जाती है और क्या मनीष सिसोदिया से अभी और पूछताछ होनी है या फिर और क्या कार्रवाई इस बारे में हो सकती है। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके मनीष सिसोदिया मीडिया से बात करने के बाद साथ मैं हूँ गीता जोशी और सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना काल के 2 साल बाद आज कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश भर में जोर शोर से मनाई जा रही है। और जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग झूम झूम कर कृष्ण के इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोगों में उत्साह
जिस तरह से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान के जन्मदिन का जो खुशी है वो मना रहे हैं, वो देखने लायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 साल कोरोना की वजह से ये जो धूम है वो नहीं देखने को मिली थी, वो आखिरकार देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है लोगों को, पहले उनसे जानते हैं। कैसा लग रहा है आपको? 2 साल से जन्माष्टमी नहीं मनाई गई थी और आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कोरोना काल की वजह से नहीं मनाई जा रही थी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बहुत वेट कर रहे थे इसका, प्रोग्राम का। हम आज मजा आ रहा है। आप बताइएगा। बहुत बहुत मजा आ रहा है माता जी। हमें ऐसा एंजॉय हम भूल गए थे। कोरोना के बाद हम एनर्जेटिक हो गए हैं इसके साथ। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह जो है वो कोरोना को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त प्रेमांजन प्रभु है। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। लोगों का उत्साह देखने लायक है। 2 साल से जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही थी, लोगों को नहीं मंदिर में दर्शन किए जा रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है वो देखने लायक है। क्या कहना चाहिए? लोगों में, भक्तों में बहुत ही उत्साह है। सुबह 3 बजे से लोग दर्शन देने के लिए आ गए थे। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, सभी भगवान के कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बहुत प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, तो उत्साह तो निश्चित रूप से है। 2 साल का उत्साह आज निकल के आ रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खौफ है कि नहीं है? बिल्कुल, और प्रबंध के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि कैसे कोरोना के समय पूरे इसका आयोजन किया जाए। तो निश्चित रूप से चुनौती है। हमने बहुत अच्छी जगह अनाउंसमेंट किया, अलग अलग प्रबंध किया, बट एक लिमिट के बाद इतना उत्साह है कि सभी कीर्तन में भाग ले रहे हैं। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। 2 दिन से मैं मना रही हूँ, कल भी मनाई हूँ, आज भी मनाई हूँ। मैं बहुत उत्साह है। भगवान सारा मनोकामना पूर्ण करे सबका। कोरोना का डर नहीं है? दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। भगवान का आगे डर नहीं है। भगवान का आगे डर बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, भक्ति और आस्था ही है लोगों के अंदर जो कोरोना को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती है और इस त्योहार को धूमधाम से मनाती है। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को करीब 2:30 बजे ढहाया जाएगा। आपको बता दें, इस ट्विन टावर के करीब जो सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से ATS विलेज और सुपरटेक एमरल्ड है, उनमें रहने वाले करीब 7,000 लोगों को उसी दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर रहने को कहा गया है। क्या है वजह, जानने के लिए देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 40 मंजिल ऊंचे इन 2 टावरों को विस्फोट लगाकर ढाया जाएगा। दोनों टावरों के अंदर ट्रकों में भरकर विस्फोटक अंदर पहुंचाया जा चुका है। हर रोज मंजिल दर मंजिल विस्फोटक लगाया जा रहा है। इस बीच इन दोनों टावरों के बिल्कुल नजदीक बनी 2 रिहायशी सोसाइटियों सुपरटेक एमरल्ड और ATS विलेज में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही है। ध्वस्तीकरण से पहले लोगों की सुरक्षा के लिए नोएडा अथॉरिटी ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया है। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगा। ट्विन टावरों के दोनों तरफ की सोसाइटी के निवासियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपना घर छोड़ना होगा। इन टावर के दोनों तरफ की सोसाइटी में 1396 फ्लैट हैं। दोनों तरफ की सोसाइटी के लोगों को अपनी गाड़ियां हटानी होंगी। ट्विन टावर के चारों ओर एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ट्विन टावर के सामने अथॉरिटी के पार्क वाली सड़क पर मौजूद रहेंगे। और आसपास रहने वाले लगभग 7,000 लोग हैं जिनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सांसें ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, ये 40 मंजिले की इमारत, 2 इमारतें हैं, सुपरटेक के ट्विन टावर कहते हैं, इन्हें ढहाया जाना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 28 तारीख को इन्हें ढहाया जाएगा। एडिफिस नाम की एक कंपनी है जिसको ढहाने का काम दिया गया। आप देखेंगे पूरी इमारत में काले कपड़े और सफेद कपड़े लगा दिए गए हैं
और अंदर जो है पिलर्स में बारूद भरा जा रहा है, जो जानकारी मिली। अब लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली, और यही सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती भी है कि जो यहाँ रेसिडेंशियल टावर है, सब बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, और जो बिल्डिंग गिराई जानी है, जो टावर गिराए जाने हैं, उसके और जो रिहायशी टावर है सुपरटेक एमरल्ड का, उसके बीच सिर्फ 9 मीटर का अंतर है। एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के 40 पिलर ऐसे हैं जो ब्लास्ट झेलने की स्थिति में नहीं है। ये पिलर उन 3 टावरों के हैं जिनमें परिवार रह रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन पिलर्स की मरम्मत का काम किया जा रहा है। कुछ पिलर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देना पड़ रहा है ताकि विस्फोट के वक्त ये गिरे नहीं। डर तो है लोगों के मन में कि इतनी नजदीक ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन वो आजकल की टेक्नोलॉजी में हर आदमी जो है अभी क्लियर है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी से जो ये गिराया जा रहा है, जो एडिफिस है, और उनके साथ में जो जेट साउथ अफ्रीका की जो कंपनी आई है, प्लस यूके से भी उन्होंने एक वो सर्वे कराया है, तो उन चीज़ों को देख करके अब वो भी कन्विंस हो रहे होंगे कि ये सेफ डिमोलिशन होगा। जो भी अब और भगवान से प्रे करेंगे। ये उन्होंने 50 मीटर के रेडियस में बोला है कि क्रिटिकल जोन होगा, और उसका जो वाइब्रेशन का उन्होंने बताया है कि 22 मिलीमीटर पर सेकंड होगा, और जबकि हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड को वाइब्रेशन लेने के लिए तैयार हैं। इन रिहायशी टावरों को एक विशेष प्रकार के कपड़े से ढका जा रहा है। इस कपड़े को नॉन वोवेन जियो टेक्सटाइल मटेरियल से बनाया गया है। इस कपड़े के अंदर धूल नहीं जा सकती है। इसके आसपास के दोनों सोसाइटीज की सभी रिहायशी टावरों को 26 अगस्त तक ढक दिया जाएगा। नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ने आज जबलपुर में एक आरटीओ ऑफिसर के घर छापेमारी की, जहां उन्होंने करोड़ों का कैश, गहने और अन्य संपत्तियों के ब्यौरे बरामद किए। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। स्विमिंग पूल, जकूजी और मिनी बार ये किसी 5 सितारा रिजॉर्ट का ब्यूरो नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी के महलनुमा घर में मिली ऐशो आराम वाली चीजों का हिस्सा है। 10,000 वर्ग फुट के इस बंगले में एक होम थिएटर भी है और असिस्टेंट आरटीओ संतोष पाल का एक अलग दफ्तर भी। उनका वेतन केवल 65,000 रुपए प्रति माह है। अभी जो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा की इस छापेमारी में 16 लाख कैश, महंगे गहने, लग्जरी कारें, 4 घर और एक फार्म हाउस के दस्तावेज भी मिले। संतोष पाल की पत्नी रेखा आरटीओ में क्लर्क है। बीते साल संतोष पाल को एक ऑटो ड्राइवर को ब्लैकमेल करते देखा गया था, जिसमें वो उसकी जेब में मैरिजुआना रखने की धमकी दे रहे थे। इस महीने के शुरू में आर्थिक अपराध शाखा ने मेडिकल शिक्षा विभाग के एक क्लर्क हीरो केसवानी के घर से 85 लाख रुपए नकद बरामद किए। केसवानी केवल 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन जांच से पता चला कि उनके पास अपनी आय के जरिए से 300 गुना ज्यादा संपत्ति है। दोनों पति पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में यह भी पता लगा है कि जो एआरटीओ थे, उनके भोपाल में सत्ता के गलियारों से संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे। जबलपुर में अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।